गुड मॉर्निंग। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। अगर मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है, पीछे का चित्र विजुअल है तो जरा यस लिखें। दोनों चीजें अगर क्लियर हैं तो जरा यस लिखें। लिखेंगे हमारे सभी बच्चे भाई। अगर सारी चीजें क्लियर हैं बच्चों तो यस लिखें। वॉइस वाइस आ रही है। हम लोगों ने जहां तक पढ़ा लिखा था उसी के आगे आज बढ़ते हैं। जहां तक पढ़ा लिखा है उसी के आगे आज बढ़ते हैं। तो हम लोग भाषा कौशल के विषय में जान रहे थे। भाषा कौशल में आज हम लोग देखने वाले हैं मौखिक कौशल। कौन सा कौशल मेरे प्यारे बच्चे? मौखिक कौशल। इस मौखिक कौशल को और किस नाम से जाना जाता है? जिसे हम क्या कहते हैं? बोलना। क्या कहते हैं बेटा? मौखिक कौशल को हम बोलना कहते हैं। बोलना। तो मेरे प्यारे वो दोस्त, बोलने से आशय क्या है? बोल करके अभिव्यक्त करना। कैसे अभिव्यक्त करना? बोल कर अभिव्यक्त करना। बोलकर अभिव्यक्त करना या बोलकर प्रकट करना, ये हमारा कौन सा कौशल कहलाता है? बोलना, जिसे हम मौखिक कौशल के नाम से जानते हैं। इसे और किस कौशल के नाम से जाना जाता है? तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, इसे उच्चारण कौशल के नाम से भी जाना जाता है। किस कौशल के नाम से जाना जाता है? इसे उच्चारण कौशल या उच्चारण कौशल के अतिरिक्त और क्या कहते हैं? तो इसे संभाषण कौशल भी कहते हैं। कौन सा कौशल कहते हैं? संभाषण कौशल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संभाषण कौशल के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये संभाषण कौशल है क्या? संभाषण कौशल या उच्चारण कौशल है क्या? वाणी या लिखित रूप को जब मनुष्य अपने मुख से ध्वनियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? ध्वनियों के माध्यम से, मुख के अवयवों की सहायता से जब ये उच्चरित होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? मौखिक कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मौखिक कौशल कहते हैं। तो मौखिक कौशल में एक लाइन में परिभाषा पहले नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करेंगे? एक लाइन में परिभाषा नोट कर लीजिएगा इसकी। वाणी एवं लिखित रूप, वाणी एवं लिखित रूप वाणी एवं लिखित रूप जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से, जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से ध्वनियों के माध्यम से जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से मुख के अवयवों की सहायता से, मुख के अवयवों की सहायता से मुख के अवयवों की सहायता से उच्चरित भाषा का प्रयोग करते हुए, उच्चरित भाषा का प्रयोग करते हुए उच्चरित भाषा का प्रयोग करते हुए
अपने विचारों को प्रकट करता है, करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है, विचारों को प्रकट करता है, तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। कौन सी अभिव्यक्ति कहते हैं बेटा? तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। अब अगर कोई पूछे मौखिक कौशल का क्या महत्व है? थ्योरी क्लास है सर क्या? हाँ भैया, हम आपको थ्योरी की ही क्लास पढ़ा रहे हैं, पूरी पूरी थ्योरी पढ़ाते हैं आपको, और लास्ट में 2-3 क्वेश्चन आपको करा देते हैं इससे। अब ये 2-3 दिन और थ्योरी चलेगी, थ्योरी के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे मौखिक कौशल का महत्व। क्या बनाएंगे भाई? अगली हेडिंग बना लीजिए मौखिक कौशल के महत्व। सबसे पहले उद्देश्य देख लेते हैं, मौखिक कौशल के हमारे उद्देश्य क्या क्या होते हैं। मौखिक कौशल के उद्देश्य, मौखिक कौशल के उद्देश्य। इसका कौन कौन सा मुख्य उद्देश्य है? मौखिक कौशल में पहला उद्देश्य हमारा जो होता है बेटा, वो क्या होता है? विद्यार्थियों को सफल वक्ता बनाने का प्रशिक्षण देना। किसको? विद्यार्थियों को सफल वक्ता बनाने का प्रशिक्षण देना। नंबर 1 पे नोट करिएगा, विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को सफल वक्ता बनाने का विद्यार्थियों को सफल वक्ता बनाने का प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण देना, ये हमारा कौन सा उद्देश्य है? फर्स्ट उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य लिखिएगा, विद्यार्थियों को यह शिक्षा देना, विद्यार्थियों को यह शिक्षा देना विद्यार्थियों को यह शिक्षा देना कि उचित समय पर देना कि उचित समय पर उचित समय पर उचित शब्द का प्रयोग करें। उचित शब्द का प्रयोग करना, उचित शब्द का प्रयोग करना। मौखिक कौशल का हमारा दूसरा उद्देश्य क्या है? कि विद्यार्थी हमारे उचित समय पर उचित शब्द का प्रयोग करें। पॉइंट नंबर 3, बोलने की झिझक, बोलने की झिझक। कभी कभी हमारा बच्चा क्या करता है भाई, वो झिझकता है कि हम बोलें कि ना बोलें, एवं संकोच को दूर करना, एवं संकोच को दूर करना। बच्चे के अंदर एक झिझक बनी रहती, हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। उस झिझक को दूर करने के जो हमारा माध्यम होता है, वो कौन सा कौशल होता है? तो मौखिक कौशल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 बनाएंगे वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान कराना। वर्णों के
उच्चारण स्थानों का ज्ञान कराना, स्थानों का ज्ञान कराना। वर्णों के उच्चारण स्थान ज्ञात कराने से क्या आशय है? कौन से वर्ण जैसे क ख ग घ अंगा है, तो इसे हम बोलते समय हमारा किसका प्रयोग होना चाहिए? कंठ का प्रयोग होना चाहिए। जैसे च छ ज झ इया, इसे बोलते समय हमारे किसका प्रयोग होना चाहिए? हमारी जिह्वा तालु में लड़नी चाहिए। ट ठ ड ढ अड़, तो इसको उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा कहाँ को? मूर्धा को स्पर्श करनी चाहिए। इसका ज्ञान कराना किसके अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे इसका मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। नंबर 5, कथा एवं कहानियों को, कथा एवं कहानियों को, कथा एवं कहानियों को भाषा प्रवाह के साथ बुलवाना, भाषा प्रवाह के साथ, भाषा प्रवाह के साथ बुलवाना। ये हमारा कौन सा कौशल है? ये आपका 5वें नंबर का कौशल है भाषा मौखिक कौशल में। छठा पॉइंट, छठा उद्देश्य क्या है? इसका छठा उद्देश्य नहीं, चलिए ये 5 उद्देश्य आप जानते रहे। विद्यार्थियों को सफल वक्ता बनाने के लिए किस कौशल का प्रयोग करते हैं हम? मौखिक कौशल का। विद्यार्थियों को यह शिक्षा देना कि उचित समय पर कौन से शब्द को बोलना चाहिए, यह शिक्षा किस कौशल के अंतर्गत? मौखिक कौशल के अंतर्गत। बोलने की झिझक और संकोच को उनको दूर किस कौशल के माध्यम से किया जाता है? तो मौखिक कौशल के माध्यम से किया जाता है। वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान किस माध्यम से कराया जाता है? हमारा मौखिक कौशल के माध्यम से कराया जाता है। कथा एवं कहानी को भाषा प्रवाह के साथ बोलना एक किस कौशल के अंतर्गत आता है? हमारे तो मौखिक कौशल का ये उद्देश्य होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं बेटा? इसकी मौखिक कौशल की विशेषताएं क्या होती हैं? मौखिक कौशल की, मौखिक कौशल को हम और क्या कह सकते हैं? मौखिक कौशल या उच्चारण, क्या कहते हैं बेटा इसे? मौखिक कौशल या उच्चारण। उच्चारण के अतिरिक्त इसे और हम क्या कहते हैं? वार्तालाप या मौखिक अभिव्यक्ति। वार्तालाप की विशेषताएं, वार्तालाप की विशेषताएं। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? वार्तालाप की हमारी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, स्वाभाविक रूप से इसे हम बोलते हैं। किस रूप से बोलते हैं बेटा? नंबर 1, स्वाभाविक। तो आप कह सकते हैं इसमें स्वाभाविकता होती है। दूसरा, ये अस्पष्टता होती है। क्या होती है? अस्पष्टता होती है इससे। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, स्वाभाविकता मिल गई, अस्पष्टता मिल गई, इसमें शिष्टता मिलती है आपको। कैसे मिलती है? जब उचित भाषा का प्रयोग करेंगे, उचित समय पर करेंगे, तो एक कैसे लोगों की भाषा मानी जाती है? शिष्ट लोगों की भाषा। चौथा, शुद्धता होनी चाहिए। क्या होगी बेटा? शुद्धता होगी। 5वें नंबर पे गतिशीलता होगी। क्या होगी? गतिशीलता होगी। और क्या होगी भाई? मधुरता होगी इसमें। 6ठे नंबर पे क्या होगी? इसमें मधुरता होगी। 7वें नंबर पे नोट करिएगा, 7वां नंबर भावानुकूलता होगी। भाव के क्या होगा? भावानुकूलता, भाव के अनुकूल होगा। नंबर 8, प्रभावोत्पादकता। इसके प्रयोग से हमारा प्रभाव बढ़ता है। प्रसंगानुकूलता, प्रसंग के अनुकूल हम बोलते हैं। प्रसंगानुकूलता। पॉइंट नंबर 10, 10वां, इसकी विशेषता क्या होती है? अवसरानुकूलता। अवसर के अनुसार
उचित शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अवसरानुकूलता, ये 10 विशेषताएं इसकी हैं। ये 10 पॉइंट हम उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। इस मौखिक कौशल को अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? संभाषण कौशल को कुशल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संभाषण कौशल को कुशल बनाने संभाषण कौशल को कुशल बनाने हेतु विभिन्न अवसर, वो कौन कौन से अवसर हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं? नंबर एक, संभाषण कौशल को बेहतर बनाने के लिए हम अंत्याक्षरी का प्रयोग करते हैं। किसका? अंत्याक्षरी प्रतियोगिता। अंत्याक्षरी क्या होती है बेटा? कोई बच्चा एक कविता पढ़ता है, उसका जो अंतिम वर्ण आता है उसी वर्ण से दूसरा बच्चा उस कविता की शुरुआत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंत्याक्षरी प्रतियोगिता कहते हैं। दूसरे नंबर पे वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं? कुशल बनाते हैं। पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट नोट करिएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। कौन से कार्यक्रम? सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम। चौथा पॉइंट नोट करेंगे हमारे बच्चे, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिरिक्त बाल सभा का आयोजन। किस सभा का आयोजन? बाल सभा का आयोजन। पांचवा पॉइंट नोट करिएगा, भाषण प्रतियोगिता। भाषण प्रतियोगिता। छठा पॉइंट नोट करिएगा, कहानी कथन। कहानी कथन। कहानी कथन। सातवां पॉइंट नोट करिएगा, नाटक मंचन। नाटक मंचन। आठवां पॉइंट नोट करिएगा, नाटक मंचन के बाद आठवां, विचार गोष्ठी। विचार गोष्ठी। नौवां पॉइंट नोट करिएगा, कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन। हम उम्मीद करते हैं 9 पॉइंट आपके नोट हो चुके होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इन 9 पॉइंट संभाषण कौशल को कुशल बनाने के विभिन्न अवसर कहां कहां पे ये विभिन्न बनाया जा सकता है? अंत्याक्षरी प्रतियोगिता करवा के, वाद विवाद प्रतियोगिता करवा के, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, बाल सभा का आयोजन करके, भाषण प्रतियोगिता करा के, कहानी कथन का, नाटक मंचन करा के, विचार गोष्ठी करा के, कवि सम्मेलन के माध्यम से हम मौखिक कौशल को, संभाषण कौशल को, उच्चारण कौशल को क्या कर सकते हैं? इसे अच्छा बना सकते हैं, कुशल बना सकते हैं। इस संभाषण कौशल की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई? संभाषण कौशल की आवश्यकता, संभाषण कौशल की आवश्यकता, ये आवश्यक क्यों है?
तो मेरे प्यारे बच्चे, हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे बताएंगे इसको, हम कुछ नहीं बताएंगे। तो इसमें इस संभाषण कौशल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जरा तेजी के साथ आंसर करने का प्रयास करेंगे। बोलो भाई जल्दी से। इस संभाषण कौशल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तेजी से आंसर करें। अरे कोई भी बच्चा बताए भाई। बताएं भाई, संभाषण कौशल की आवश्यकता क्यों होती है? तो मेरे प्यारे बच्चे, पहली आवश्यकता आप बताएंगे भावाभिव्यक्ति। कौन सी व्यक्ति? भावाभिव्यक्ति। भावों की अभिव्यक्ति के लिए हमारा ये मौखिक कौशल क्या होता है? आवश्यक होता है। पॉइंट नंबर 2, विभिन्न प्रोग्राम या कह सकते हैं विभिन्न सभाओं में सक्रिय भागीदारी। भागीदारी सक्रिय भागीदारी के लिए। पॉइंट नंबर 3 नोट करिएगा बेटा, भाव ग्रहण हेतु। भाव ग्रहण हेतु। पॉइंट नंबर 4 अस्पष्ट शुद्धोच्चारण हेतु। अस्पष्ट शुद्धोच्चारण हेतु। शुद्ध उच्चारण करने, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। नंबर 5, शब्द भंडार की वृद्धि के लिए। शब्द भंडार की वृद्धि के लिए। शब्द भंडार की वृद्धि के लिए। पॉइंट नंबर 6, आरोह अवरोह के ज्ञान के लिए। आरोह अवरोह ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? उतार और चढ़ाव। अवरोह के ज्ञान के लिए। 7वां पॉइंट नोट करिएगा, लय गति एवं यति के ज्ञान के लिए। लय, यति और गति के ज्ञान के लिए। जैसे हम कविता शिक्षण कर रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, तो कविता में हमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा? लय की आवश्यकता होती है। लय के अनुसार हमारी किस जगह पे हमें रुकना है, उसके लिए हम यति का प्रयोग करते हैं। कविता में एक प्रवाह बना रहे, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गति का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें किस कौशल से आती हैं हमारे अंदर? तो हम बताएंगे संभाषण कौशल से सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं। किस कौशल से आती हैं? इसी संभाषण कौशल के माध्यम से हमारी ये सारी चीजें आती हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चे, हम उम्मीद करेंगे कि पॉइंट आपने अभी तक नोट कर लिया होगा। मौखिक कौशल की विधियां। मौखिक कौशल की कौन कौन सी विधियां होती हैं? मौखिक कौशल की विधियां। मेरे प्यारे बच्चे, मौखिक कौशल की 3 विधियों का नाम आप लोग बता दीजिए। मौखिक कौशल की 3 विधियों का नाम आप लोग बता दीजिए। कोई भी बच्चा बताए भाई। नंबर 1, वार्तालाप विधि। वार्तालाप के लिए हर बच्चे को प्रेरित करना हमारे शिक्षकों का दायित्व होता है, जिससे बच्चों के मानसिक स्तर में और बौद्धिक स्तर में क्या होती है? वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? मानसिक स्तर और बौद्धिक स्तर में इसके द्वारा क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चे, सस्वर वाचन। सस्वर वाचन। तीसरी विधि हमारी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे? प्रश्नोत्तर विधि है। कौन सी विधि आती है? प्रश्नोत्तर विधि आती है। प्रश्नोत्तर विधि। चौथी विधि हमारी कौन सी होती है इस मौखिक कौशल की? मौखिक कौशल की चौथी विधि कौन सी होती है? कहानी सुनाना। क्या होता है बेटा? कहानी सुनाना। अब देखो बेटा, यहाँ पे वार्तालाप। वार्तालाप के लिए हम बच्चों को प्रेरित करते हैं शिक्षक के द्वारा। दूसरा, सस्वर वाचन। सस्वर वाचन में क्या होता है? पहले शिक्षक बोलता है, उसके साथ साथ बच्चे उसका अनुकरण करके बोलते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न के माध्यम से हम उससे उत्तर निकलवाते हैं। कहानी सुनाना, कहानी सुनाने का आशय क्या है? छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें कहानियां बहुत पसंद होती हैं बेटा, इसलिए ये विधि भी वहां मौखिक कौशल में आपकी क्या होगी? कारगर होगी। इसके बाद चित्र वर्णन। कौन सी विधि? चित्र वर्णन विधि। किसी चीज का चित्र दिखा के हम उससे प्रश्न पूछ सकते हैं बेटा, है क्या? जैसे हम अगर आपको क्या दिखा दें? बैल दिखा दें, बैल के विषय में जानना चाहें, या गाय दिखा दें, गाय के विषय में, चित्र को दिखा के बच्चों से जब जानने का प्रयास करते हैं तो उनमें उसकी क्या होती है? रुचि बढ़ जाती है। पांचवा पॉइंट के बाद छठा, कविता सुनना या सुनाना। कविता सुनना या सुनाना, ये आपकी कौन सी विधि हो गई? छठी विधि हो गई। सातवीं विधि इसमें कौन सी आती है मौखिक कौशल में भाई? सातवीं विधि आपकी वाद विवाद आता है, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं। वाद विवाद, सत्संग। क्या आ जाएगा? वाद विवाद, सत्संग। वाद विवाद। आठवें नंबर पे आपका क्या आ गया? सत्संग। कोई एक विधि इसकी और बता दो भाई, जिसके माध्यम से इस मौखिक कौशल में निखार लाया जा सके। भाषण। क्या? भाषण। नेक्स्ट हमने एक और बताया था, नाटक का प्रयोग। नाटक का प्रयोग या नाटक का मंचन। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये आपको लगभग 10 विधियों को हमने बता दिया है। इसके बाद हमारा नंबर आता है कौन सा कौशल का? पठन कौशल। कौन सा कौशल? पठन कौशल। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे, पठन कौशल। ये हमारा तीसरा कौशल है भाई, पठन कौशल। पठन कौशल को हम क्या कहते हैं? पढ़ना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पढ़ना। अब इस पढ़ने से आशय क्या है? इस पठन कौशल में पढ़ने का आशय क्या है?
अगर साधारण अर्थ की बात करें, पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? लिखित भाषा को पढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है? पठन कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है? लिखित भाषा। यहां पे नोट कर लो बेटा, साधारण अर्थ में, साधारण अर्थ में, साधारण अर्थ में पठन कौशल से तात्पर्य है कि, पठन कौशल से तात्पर्य है कि क्या तात्पर्य है भैया? लिखित भाषा को पढ़ना, लिखित भाषा को पढ़ना, लिखित भाषा को पढ़ना, ये हमारा कौन सा कौशल कहलाता है? पठन कौशल कहलाता है। भाषा शिक्षण में, भाषा शिक्षण में सबसे अधिक बल, सबसे अधिक बल किस कौशल पर दिया जाता है? पठन कौशल पर दिया जाता है। पठन कौशल पर दिया जाता है। सबसे अधिक बल किस कौशल पर दिया जाता है? तो पठन कौशल पर दिया जाता है। पठन कौशल कितने प्रकार के होते हैं? पठन कौशल के प्रकार, अगर आपसे पूछ लिया जाए पठन कौशल कितने प्रकार के होते हैं? पठन कौशल के प्रकार, पठन कौशल हमारे दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? पठन कौशल हमारे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के पठन कौशल कौन कौन से होते हैं? गुड मॉर्निंग भैया, सबको गुड मॉर्निंग है भाई। पठन कौशल दो प्रकार के होते हैं, तो पठन कौशल दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक को कहते हैं सस्वर पठन। कौन सा पठन कहते हैं बेटा? सस्वर पठन। दूसरे को क्या कहा जाता है? दूसरा पठन का कौन सा प्रकार है? मौन पठन। कौन सा पठन है भाई? मौन पठन है। ये सस्वर पठन क्या होता है बच्चों? इस सस्वर पठन क्या होता है? जब स्वर सहित किसी शब्द को हम पढ़ते हैं, स्वर, स्वर के साथ किसी शब्द को स्वर के साथ पढ़ते हुए जब उसका हम अर्थ ग्रहण करते हुए चलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सस्वर पठन कहते हैं। कौन सा पठन कहते हैं? सस्वर पठन कहते हैं। यहां पे हेडिंग बनाइएगा नंबर 1 करके, सस्वर पठन। सस्वर पठन, सस्वर पठन में नोट कर लीजिए बेटा, स्वर सहित पढ़ते हुए, स्वर सहित पढ़ते हुए स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को, अर्थ ग्रहण करने को, करने को सस्वर पठन कहते हैं। सस्वर पठन कहते हैं। सस्वर पठन के गुण, सस्वर पठन के कौन कौन से गुण होते हैं भाई?
सस्वर पठन के गुण। नंबर 1, कोई एक गुण बताओ आप लोग भाई। सस्वर पठन करते समय, सस्वर पठन करते समय किसका ध्यान रखा जाता है? सस्वर पठन करते समय शुद्धता एवं अस्पष्टता का ध्यान रखा जाता है। शुद्धता एवं अस्पष्टता का ध्यान रखा जाता है। पॉइंट नंबर 2, सस्वर पठन में और क्या होता है भाई? पठन भावानुकूल करना चाहिए। पठन भावानुकूल करना चाहिए। करना चाहिए। भाव के अनुकूल ही हमारा पठन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्हों का विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। सस्वर पठन में आत्मविश्वास होना चाहिए। सस्वर पठन में आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? सस्वर पठन में आत्मविश्वास होना चाहिए। सस्वर पठन को कितने भागों में बांटा जाता है भाई? तो आप बताएंगे सस्वर पठन को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? सस्वर पठन को 2 भागों में बांटा जाता है। तो सस्वर पठन के 2 भाग कौन से हैं या 2 प्रकार कौन से हैं? सस्वर पठन के प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे बता देंगे सस्वर पठन के कौन से 2 भाग होते हैं। स्पेशल डांस, आज ज्यादा ठंड है। चलो भाई जल्दी से बताओ। एक तो होता है बेटा वैयक्तिक पठन, दूसरा होता है सामूहिक पठन। कौन सा पठन होता है? एक हमारा वैयक्तिक पठन होता है, वैयक्तिक पठन, दूसरा हमारा होता है सामूहिक पठन। वैयक्तिक पठन और सामूहिक पठन। वैयक्तिक पठन में क्या होता है बेटा? वैयक्तिक पठन किसके द्वारा किया जाता है? वैयक्तिक पठन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप याद रखिएगा केवल शिक्षक के द्वारा भी किया जा सकता है वैयक्तिक पठन, और केवल छात्र के द्वारा भी किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? वैयक्तिक पठन हमारा केवल शिक्षक के द्वारा भी किया जा सकता है तथा केवल छात्र के द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जब शिक्षक के सामने ये किया जाता है तो इसको जो है हम आदर्श वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श वाचन कहते हैं। जब किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा? शिक्षक के सामने प्रस्तुत किया जाता है ये वैयक्तिक पठन,
तो इसे हम क्या कहते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं। लेकिन जब छात्र द्वारा वाचन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अनुकरण वाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे उसे हम अनुकरण वाचन कहते हैं। किसके द्वारा किया जाता है, तो छात्र के द्वारा जब इसी को कर दिया जाता है तो इसे हम क्या कह देते हैं, अनुकरण वाचन कह देते हैं। कौन सा वाचन कह देते हैं, शिक्षक का अनुकरण करके जब बच्चा बोल रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, अनुकरण वाचन कहते हैं। और शिक्षक के सामने जब किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं। और सामूहिक पठन क्या होता है भाई, सामूहिक पठन क्या होता है, जब सारे छात्र क्या होते हैं, सभी छात्र जब जोर जोर से पढ़ते हैं, सभी छात्र के द्वारा जो जोर जोर से पढ़ाया जाता है, बचपन में आप लोगों को याद होगा, दो दूना चार, दो दूना छह, इस तरह से जो पढ़ाया जाता था, पहाड़ा और गिनती किस वाचन के अंतर्गत आते थे, हमारे सामूहिक वाचन के अंतर, सामूहिक पठन के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत आते हैं, सामूहिक पठन के अंतर्गत आते हैं। अब सस्वर वाचन में ध्यान रखने की कौन कौन सी बातें होती हैं बेटा, सस्वर वाचन में ध्यान रखने हेतु कौन कौन सी बातें होती हैं। सस्वर वाचन कब कैसे किया जाए, भाव के अनुकूल किया जाए। कैसा होना चाहिए, सस्वर वाचन भावानुकूल होना चाहिए। सस्वर वाचन करते समय विराम चिन्हों का प्रयोग यथा स्थान पे करना चाहिए। सस्वर वाचन में आरोह और अवरोह पर बल देना चाहिए। सस्वर वाचन करते समय स्थानीय बोलियों का पुट यथासंभव आना आवश्यक होता है। क्या होता है, स्थानीय बोलियों का पुट उसमें आएगा ही आएगा। श्रोता एवं कक्षा के बालकों की संख्या का ध्यान होना चाहिए। आत्मविश्वास से उसे रहना आवश्यक होता है। ये सस्वर वाचन के कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं बच्चों। सस्वर वाचन का इतनी चीजें अगर कर ले जाओगे तो आपका सस्वर वाचन में मेन चीजें क्या होती हैं, दो भागों में बांटा जाता है, वैयक्तिक पठन और सामूहिक पठन। एक चीज याद रखिएगा, सामूहिक पठन सभी छात्रों के अनुसार होता है। वैयक्तिक पठन में कभी शिक्षक करता है, कभी छात्र करते हैं। और शिक्षक के सामने जो वाचन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं। और शिक्षक का जब अनुकरण करके कोई वाचन करता है छात्र तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुकरण वाचन कहते हैं। ये दो चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और मौन पठन क्या होता है भैया, दूसरा जो वहां पे पीछे आपने देखा था मौन पठन। मौन पठन इसमें क्या होता है, बच्चा चुपचाप पढ़ता है। कैसे पढ़ता है, बच्चा यहाँ पे चुपचाप पढ़ता है, चुपचाप पढ़ता है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, मौन पठन कह देते हैं। वहां मौन पठन में कोई आवाज बाहर नहीं निकलती है। क्या नहीं निकलती है, मौन पठन में आवाज बाहर नहीं आती है। चुपचाप बिना आवाज निकाले मन ही में मन पढ़ना, ये आपका क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। कौन सा वाचन कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। अब इस मौन वाचन में भी इसके भी दो भेद होते हैं बेटा। मौन पठन के भी कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ये दो भेद कौन कौन से हैं, मौन पठन के दो भेद कौन कौन से होते हैं, हमारा कोई बच्चा XYZ कोई एक बच्चा बता दे। मौन पठन के कितने भेद होते हैं, तो आप याद रखिएगा दो भेद होते हैं। तो इन दो भेदों में कौन कौन से दो भेद होते हैं, एक गंभीर पठन होता है बेटा। कौन सा पठन होता है, एक आपका गंभीर पठन होता है। कौन सा पठन होता है, गंभीर पठन होता है। और दूसरा कौन सा पठन होता है, तो द्रुत पठन होता है। एक गंभीर पठन क्या है और द्रुत पठन क्या है। गंभीर पठन से किस पर अधिकार होता है, तो भाषा पर अधिकार करना। किस पर, भाषा पर अधिकार करना क्या कहलाता है, गंभीर पठन के अंतर्गत आता है। गंभीर पठन और दूसरा है आपका द्रुत पठन।
इधर नोट कर लो भाई। गंभीर पठन में क्या होता है? नंबर एक, भाषा पर अधिकार करना। नंबर एक, भाषा पर अधिकार करना। पॉइंट नंबर दो नोट करिएगा। गंभीर पठन में केंद्रीय भाव की खोज करना। किस भाव की खोज करना बेटा? केंद्रीय भाव की खोज करना, सेंट्रल आइडिया जिसे कहते हो। केंद्रीय भाव की खोज करना। पॉइंट नंबर तीन नोट करिएगा। विषय वस्तु की विषय वस्तु का आधार। पॉइंट नंबर चार। पॉइंट नंबर चार में नोट करिए, नवीन सूचना एकत्र करना। कैसी सूचनाओं को एकत्र करना भाई? नवीन सूचना एकत्र करना। नवीन सूचना एकत्र करना एक गंभीर पठन में हमको मिलता है। लेकिन द्रुत पठन में क्या होता है बेटा? सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना। किसका हम अभ्यास करते हैं बेटा? सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना। चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे लैंग्वेज सेकंड, अभ्यास करना। पॉइंट नंबर दो। पॉइंट नंबर दो में इसमें और क्या आप कर सकते हैं भैया? खाली समय का सदुपयोग करना। खाली समय का सदुपयोग करना। खाली समय का सदुपयोग करना। खाली समय का सदुपयोग हम किस पठन में करते हैं? तो आप याद रखिएगा, द्रुत पठन में करते हैं। आनंद प्राप्त करना। आनंद प्राप्त करना। पॉइंट नंबर चार। पॉइंट नंबर चार में नोट करिएगा, सूचनाएं एकत्रित करना। सूचनाएं एकत्रित करना। ये किस पठन के अंतर्गत आती हैं? तो सारे के सारे हमारे द्रुत पठन के अंतर्गत आते हैं। और इस मौन पठन का उद्देश्य क्या होता है बेटा? मौन पठन के उद्देश्य। मौन पठन के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो मौन पठन के अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं, सबको गुड मॉर्निंग है भैया। मौन पठन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं बेटा? इस मौन पठन के उद्देश्य को हम आपको कल बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, और इसका महत्व क्या होता है, इसका पठन का महत्व क्या है, ये दोनों चीजें आपको कल बता देंगे। कल ये आपका जो भी वाचन कौशल एक बचेगा उसको कल की डेट में आपको पूरा करा देंगे। इसके साथ साथ वो दूसरा भी कल की डेट में आपको लिखना, लेखन कौशल एक कल की डेट में आपका पूरा हो जाएगा। तो इसकी पीडीएफ के लिए द स्मार्ट विजन क्लासेज का टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिएगा बेटा। उस पे आपको इसकी सारी जानकारियां मिल जाती हैं, उसकी पीडीएफ उसी पे आपको मिल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास को हमें पे यहीं पे समाप्त करने की दीजिएगा इजाजत। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।